हेलो दोस्तों। एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आपका स्वागत करता है डेली दिल्ली पुलिस के प्रैक्टिस सेट सीरीज में। आज की सीरीज में हम बात करेंगे एक और प्रैक्टिस सेट की। देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर देयर। तो फंडामेंटल ड्यूटीज को क्या कहते हैं? मूल कर्तव्य कहते हैं। शुरुआत में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थी। फिर 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में, 1976 के अंदर 42वां संविधान संशोधन किया गया, जिसके तहत 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया। ये स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर जोड़ी गई थी और इनका मेंशन हमारे संविधान के पार्ट 4A में और आर्टिकल 51A के अंदर इनका मेंशन है। अभी अगर इनकी संख्या की बात करें तो अभी इनकी जो संख्या है वो है 11। ठीक है, क्योंकि 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जो आपकी एक और फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ी गई थी वो पेरेंट्स के लिए थी कि पेरेंट्स क्या करेंगे, अपने बच्चों को उनको पढ़ाना जरूरी है। तो अभी फंडामेंटल ड्यूटीज की संख्या 11 है, चौथे भाग में है, 51 आर्टिकल में है, 1976 में जोड़ी गई थी। ठीक है, और इसके लिए 42वां संविधान संशोधन किया गया था। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं, ठीक है, वो और क्या भी हैं? क्या वो स्पीकर ऑफ लोकसभा है क्या? क्या वो स्टेट के हेड है क्या? नहीं, हेड ऑफ स्टेट तो होते हैं आपके गवर्नर। और अगर कंट्री के रूप में पूछे तो हेड ऑफ स्टेट होते हैं आपके प्रेसिडेंट। ठीक है, हेड ऑफ गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट में पूछे तो पीएम होते हैं, स्टेट में पूछे तो आपके सीएम होते हैं। तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा, आर्टिकल 63 में लिखा हुआ है कि जो वाइस प्रेसिडेंट होंगे, ठीक है, वो राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे, यानी कि राज्यसभा के चेयरमैन के लिए अलग से चुनाव नहीं होगा। जो भी भारत के उपराष्ट्रपति बनेंगे वो अपने आप ही राज्यसभा के हेड भी बन जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट कह रहा है, थ्रू विच एजुकेशनल रिपोर्ट कोलकाता यूनिवर्सिटी केम इनटू द एग्जिस्टेंस। पूछ रहा है, कोलकाता यूनिवर्सिटी कौन से अधिनियम से बनी थी, कौन से कानून से बनी थी? तो बेसिकली अगर हम बात करें तो एक आपका आया था वुड्स डिस्पैच। ठीक है, वुड डिस्पैच के द्वारा कोलकाता यूनिवर्सिटी को बनाया गया था। ठीक है, वुड डिस्पैच के द्वारा कोलकाता यूनिवर्सिटी को बनाया गया था। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, आईने अकबरी को किसने लिखा था? तो अकबर की ऑटोबायोग्राफी का नाम था, अकबर की बायोग्राफी का नाम था आईने अकबरी। ठीक है, और इसको उनके लेखक अबुल फजल ने इसको लिखा था। और आईने अकबरी के आपके कई पार्ट्स थे। ठीक है, उनमें से एक पार्ट्स अकबर की लाइफ के बारे में बताता है। ठीक है, तो ये चीज आपने याद रखनी है। आईने अकबरी के लेखक थे आपके अबुल फजल। ठीक है, आईने अकबरी के लेखक थे आपके अबुल फजल। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ कह रहा है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लंदन के टाइम से कितने घंटे आगे है? तो बेसिकली क्या होता है, लॉन्गिट्यूड के आधार पर, ठीक है, लॉन्गिट्यूड के आधार पर, जैसे अपना अर्थ है, अर्थ को हमने क्या कर दिया, अर्थ को हमने बिल्कुल 20 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, अर्थ को हमने क्या कर दिया, बिल्कुल 20 से डिवाइड कर दिया। बिल्कुल 20 से डिवाइड करने के बाद हमने क्या करा, ठीक है, इसको 0 डिग्री माना जो लंदन से गुजरता है। ठीक है, अगर शहर पूछे तो लंदन का जो शहर है, मतलब लंदन शहर है, जगह है ग्रीनविच। और जो आपकी पर्टिकुलर जो लैब है उसका नाम है रॉयल लैब ऑब्जर्वेटरी। तो लंदन के ग्रीनविच की रॉयल लैब ऑब्जर्वेटरी को हमने 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड मान लिया। और
इससे इधर, ठीक है, इससे 180 डिग्री इधर तक, जो 0 डिग्री से यानी कि लंदन से कोई भी शहर अगर ईस्ट में है तो उसका जो टाइम होगा वो ज्यादा होगा। किससे टाइम से ज्यादा होगा? लंदन के टाइम से वो आगे होगा। और ये डिटरमाइन कैसे होता है? 15 डिग्री का 1 घंटा होता है। यानी कि अगर कोई 15 डिग्री ईस्ट में है लंदन से तो उसका टाइम 1 घंटा आगे, अगर 30 डिग्री ईस्ट में है तो उसका टाइम 2 घंटे आगे। और इसी तरीके से अगर कोई 15 डिग्री वेस्ट में है लंदन से तो उसका टाइम 1 घंटा पीछे, 30 डिग्री वेस्ट में है तो 2 घंटा पीछे, ऐसे चलता है। अब भारत का अगर हम बात करें तो भारत का लॉन्गिट्यूड है, जो मेरिडियन हमने माना है, ठीक है, वो है आपका 82.5, 82.5 के नाम से है, ठीक है। तो इस वजह से हमारा जो टाइम है वो 5 साढ़े 5 घंटे आगे है। लंदन के टाइम से हमारा टाइम क्या है? 5.5 घंटे आगे है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 5.5। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ब्लैक फॉरेस्ट आर फाउंड इन। जो ब्लैक फॉरेस्ट है वो कौन से कंट्री में पाए जाते हैं? तो ब्लैक फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं फ्रांस के अंदर। फ्रांस के अंदर ब्लैक फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड इज इंस्टीट्यूटेड बाय यूनेस्को। यूनेस्को कौन सा अवार्ड देता है? ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से पूछ रहा है यूनेस्को कौन सा अवार्ड देता है, ठीक है। तो भारत में ना एक अवार्ड चलता है आपका कलिंग प्राइज, जो आपका साहस से जुड़ा हुआ आपका प्राइज है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कलिंगा अवार्ड इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, ये कॉन्सेप्ट को किसने दिया था? सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, यानी कि जो भी सक्षम होगा, जो भी आपका सक्षम होगा, जो भी आपका उपयुक्त होगा और जो अपने आप को इन्वायरमेंट के अनुसार ढाल लेगा, ठीक है, वो ही क्या करेगा इसमें, इसके अंदर अब बचा रह सकता है। तो चार्ल्स डार्विन की ये थ्योरी है, ठीक है, चार्ल्स डार्विन की थ्योरी है। उन्होंने एक बुक भी लिखी थी आपकी क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीसीज को लेकर, ठीक है। और उसमें उन्होंने बोला था कि जो भी खुद को इन्वायरमेंट के अनुसार ढाल लेगा वो ही सरवाइव कर सकता है, अदरवाइज सरवाइव नहीं कर सकता। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी इन चिल्ड्रन कॉजेज, कि अगर विटामिन डी की कमी हो जाती है तो कौन सी बीमारी हो जाती है? देखो, विटामिन बी की कमी से तो हो जाती है बेरी बेरी, विटामिन सी की कमी से हो जाती है स्कर्वी, और विटामिन डी की कमी से हो जाती है रिकेट्स नाम की बीमारी। तो सी जो है इसमें सही आंसर हो जाएगा, रिकेट्स इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, सोर टेस्ट ऑफ कोका कोला इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, जो सोर टेस्ट है कोका कोला का वो किसकी वजह से है, कौन से उसकी वजह से है? तो देखो भाई, चींटी के डंक में देखने को मिलता है फॉर्मिक एसिड, और हमारे पेट में स्टोमक में रिलीज होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सिरके में पाया जाता है एसिटिक एसिड, और इसी वजह से क्या है आपका, ठीक है, जो कोका कोला है उसका जो टेस्ट है वो आपका कैसा रहता है? सो टेस्ट रहता है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो बेसिकली क्या होता है, सूर्य की जो किरणें हैं वो पृथ्वी पर तो आ जाती है, क्योंकि सूर्य की किरणों में जो आपकी वो ना ज्यादा पावरफुल होती है, तो पृथ्वी तक तो आ जाती है, लेकिन जो पृथ्वी का एटमॉस्फेयर है वो इसको वापस नहीं जाने देता है, यहीं पर ट्रैप कर लेता है। यहीं पर ट्रैप करने की वजह से यहाँ की जो हीट है, तापमान है ना, वो बढ़ जाता है। और इसी इफेक्ट को क्या कहते हैं हम? ग्रीन हाउस इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट कौन सी गैस की वजह से होता है, ठीक है। तो बेसिकली इसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल है वो आपकी है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अगर सबसे ज्यादा पूछे सबसे ज्यादा किसकी वजह से होता है, तो सबसे ज्यादा होता है आपका, ठीक है, वाटर वेपर्स की वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है। इसमें यहाँ से ना एक और क्वेश्चन पूछता है कि जो पशुपालन है, एनिमल एनिमल हस्बेंड्री है, उससे कौन सी गैस रिलीज होती है? तो एनिमल हस्बेंड्री से आपकी मीथेन गैस रिलीज होती है, ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री से आपकी मीथेन गैस रिलीज होती है। इसके अलावा
आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि जो चावलों की और गेहूं की खेती होती है उससे कौन सी ग्रीन हाउस गैस निकलती है, तो उससे भी आपकी मीथेन गैस निकलती है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फर्स्ट गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स अपीयर्ड इन द, जो गिनीज बुक क्या है, गिनीज बुक के अंदर जो भी आपके यूनिक अचीवमेंट होते हैं उनको लिखा जाता है। तो पहले कह रहा है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ग्रीन गिनीज बुक लिखने की शुरुआत कब हुई थी, यानी कि गिनीज बुक में किसी भी इवेंट को लिखने की शुरुआत कब हुई थी, तो 1954 से इसकी शुरुआत हुई थी, 1954 से इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट कह रहा है हु वाज द फर्स्ट टेस्ट सेंचुरियन इन इंडियन क्रिकेट, भारत की तरफ से टेस्ट क्रिकेट में शतक लगाने वाले सबसे पहले खिलाड़ी कौन थे, तो सबसे पहले खिलाड़ी थे आपके लाला अमरनाथ। ठीक है, लाला अमरनाथ भारत की तरफ से टेस्ट क्रिकेट में पहला शतक लगाने वाले खिलाड़ी थे। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन, तो एक फर्टिलाइजेशन होता है जिसको हम वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये पूछा है कि इसमें से कौन सा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि आप किसी चीज के एक पार्ट को काट कर, ठीक है, किसी चीज के एक पार्ट को काट कर आप दूसरी जगह पर सेट कर देते हो। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, ट्रिपल फ्यूजन के नाम से इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 15, वी स्लिप ऑन अ मडी रोड ड्यू टू, हम ना मडी रोड पर सोते हैं कि अच्छा हम ना मडी रोड पर ना स्लिप हो जाते हैं, फिसल जाते हैं, कारण क्या है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, एक फोर्स होता है जिसको हम फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं, और ये क्या करता है आपका, ये फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है, मूवमेंट के अगेंस्ट होता है, मूवमेंट को ये रोकता है। इसके कुछ नेगेटिव इफेक्ट भी है, जैसे आपके जूतों का वियर एंड टियर हो जाना, ठीक है, मशीनों में हीट प्रोड्यूस हो जाना, मशीनों का खराब हो जाना, वो सब फ्रिक्शंस की वजह से है। और अगर फ्रिक्शंस, आप कई बार आपको कंडीशन ऐसी होती है जहां पर आपको फ्रिक्शंस को घटाना होता है, कई बार कंडीशन ऐसी होती है फ्रिक्शंस को बढ़ाना हो। तो कह रहा है आप जो मडी रोड होती है उस पे फिसल जाते हो, कारण क्या है, लैक ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, घर्षण बल के कम होने के कारण आप क्या हो जाते हो, उससे फिसल जाते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ मोलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस इज सिमिलर टू इट्स एटम फोर। ठीक है, वो कह रहा है मोलिक्यूलर ऑफ अ सब्सटेंस, उसके जितने मतलब एटम है उतना ही मोलिक्यूल्स है। तो बेसिकली क्या होता है, एटम के जुड़ने से क्या बनते हैं आपके, एटम के जुड़ने से आपके मोलिक्यूल बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को हम O2 लिखते हैं, कारण ऑक्सीजन के दो एटम हमेशा साथ में रहते हैं और मोलिक्यूलर फॉर्म, मोलिक्यूल की फॉर्म बनाते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मोनो एटॉमिक मोलिक्यूल्स। ठीक है, जो मोनो एटॉमिक मोलिक्यूल्स होंगे उनके एटम और मोलिक्यूल्स की जो संख्या है वो सेम होगी। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द कन्वर्जन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल डज नॉट अकर इन, कौन सी कंडीशन ऐसी है जहां पर मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में नहीं बदल रही है। ठीक है, कौन सी यहां पर ऐसी है जहां पर मैकेनिकल एनर्जी किस में नहीं बदल रही है, इलेक्ट्रिकल में नहीं बदल रही है। तो अगर हम बात करें डैम, तो डैम के द्वारा क्या होता है, ठीक है, डैम के द्वारा जो डैम के पानी का जो प्रेशर होता है उससे टरबाइन घूमती है और बिजली बन जाती है। जो जनरेटर है वो उनका काम दोनों का यही होता है कि भाई क्या करे, वो इलेक्ट्रिकल जनरेट करे, लेकिन मोटर में ना उल्टा होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिकल किस में बदल रही है, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के अंदर बदल रही होती है, किसके अंदर, मोटर मोटर के अंदर। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, कह रहा है द पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन इज कंफर्म्ड बाय, तो पार्टिकल नेचर होती है जो रेडिएशंस की, वो किसके द्वारा कंफर्म की जाती है, क्वेश्चन ये कह रहा है। ठीक है, तो पार्टिकल नेचर जो है आपकी वो किसके द्वारा कंफर्म की जाती है, पोलराइजेशन के द्वारा। ठीक है, पोलराइजेशन के द्वारा, ठीक है, इसको कंफर्म किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, वो कह रहा है इन एम एस डोस द प्राइमरी फाइल नेम कैन कंटेन अप टू, एम डोस के अंदर जो प्राइमरी फाइल है उसका जो नेम है वो कितने तक हो सकता है।
ऑप्शन ए कह रहा है 6, 8, 10, 12। तो इसका जो नेम है वो हो सकता है भाई, ठीक है, 8 तक। 8 इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 8 इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यूएसबी रेफर्स टू। तो यूएसबी बेसिकली क्या होता है, ठीक है। तो यूएसबी बेसिकली क्या है आपका, यूएसबी क्या है, एक पोर्ट टाइप है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपोर्ट टाइप। नेक्स्ट अगर हम बात करें, द वन दैट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ सॉलिड। वो कह रहा है इनमें से सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक कौन सा है, यानी कि जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास हो जाती है, इनमें से कौन सा है। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम बात करें तो जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट एकमात्र, ठीक है, ग्रेफाइट क्या है आपकी, एकमात्र नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी, जो नॉन मेटल होने के बावजूद भी, अधातु होने के बावजूद भी विद्युत की क्या है, सुचालक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, द विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द फिलोस्पर्स वूल। इनमें से किसको फिलोस्पर्स वूल कहा जाता है। ठीक है, तो जिंक ऑक्साइड को क्या कहा जाता है, फिलोसोफर वूल कहा जाता है। ठीक है, फिलोसोफर वूल के नाम से जाना जाता है किसको, जिंक ऑक्साइड को। नेक्स्ट कह रहा है, द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज हाईएस्ट इन। कौन सी मिट्टी ऐसी है जो पानी की सबसे ज्यादा मात्रा को होल्ड करके रखती है। ठीक है, कौन सी ऐसी मिट्टी है जो पानी की मात्रा को सबसे ज्यादा होल्ड करके रखती है। तो क्ले मिट्टी के अंदर पानी की होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा होती है क्ले मिट्टी के अंदर ही, आंसर आ जाएगा क्ले सॉइल। नेक्स्ट है आपका, द स्टडी ऑफ एटमॉस्फेरिक फेनोमेना इज कॉल्ड। ठीक है, एटमॉस्फेयर को पढ़ना, वायुमंडल को पढ़ना किस नाम से जाना जाता है। तो वायुमंडल को पढ़ने को मेट्रोलॉजी के नाम से जानते हैं। अंतरिक्ष विज्ञान को पढ़ने को आपका एस्ट्रो भविष्य को पढ़ने को एस्ट्रोलॉजी के नाम से, ठीक है, एटमॉस्फेयर को पढ़ने को नाम को मेट्रोलॉजी के नाम से, अर्थक्वेक यानी कि भूकंप को पढ़ने को सीस्मोलॉजी के नाम से, अंतरिक्ष विज्ञान को पढ़ने को हम एस्ट्रोनॉमी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, तक वो कह रहा था सेक्रेटरिएट ऑफ कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है, तो क्या हुआ था, एक बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता, जैव मतलब जीव और विविधता मतलब डिफरेंट टाइप के। तो जहां जो आपकी एक कन्वेंशन है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को लेकर, उसका सेक्रेटरिएट कहाँ है, उसका सचिवालय कहाँ है। तो उसका सचिवालय है आपका मॉन्ट्रियल में। ठीक है, मॉन्ट्रियल के अंदर उसका सचिवालय है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका, द क्लोरोफिल इज अ प्रोफिन कंटेनिंग। ठीक है, क्लोरोफिल के अंदर, ठीक है, एक प्रोफिल होता है जिसके अंदर आपका क्या चीज होती है। ठीक है, तो उसके अंदर आपका होता है मैग्नीशियम। ठीक है, तो बेसिकली अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, क्लोरोफिल के अंदर क्या होता है आपका, मैग्नीशियम होता है। नेक्स्ट कह रहा है, सिंथोल इज अ नेटिव रिलीजन ऑफ। सिंथोल नाम का जो धर्म है वो कौन से देश में है। तो ये इस तरह के कुछ अजीब से क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो ये जापान के अंदर सिंथोल नाम का धर्म देखने को मिलता है। नेक्स्ट है शांति स्वरूप भटनागर। तो शांति स्वरूप भटनागर भारत में क्या है, साइंस का सबसे बड़ा अवार्ड है शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड। ठीक है, भारत के अंदर साइंस के फील्ड का सबसे बड़ा अवार्ड का नाम है शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, कह रहा है इंडिया फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्ट वाज लॉन्च इन। भारत ने अपनी सबसे पहली सैटेलाइट आर्यभट्ट को कब लॉन्च किया था। तो आर्यभट्ट को भारत ने लॉन्च किया था 1975 में, 1975 के अंदर। नेक्स्ट है ट्राई की फुल फॉर्म क्या है। तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया फुल फॉर्म है किसकी, ट्राई की। ट्राई की फुल फॉर्म क्या है, टेलीकॉम रेगुलेटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, ये क्या करता है भारत के अंदर, ठीक है, टेलीकॉम सेक्टर को देखता है। नेक्स्ट कह रहा है रूरल फाइनेंसिंग, ग्रामीण वित्त को कौन सहयोग करता है। ग्रामीण वित्त को कौन सहयोग करता है, गांव के अंदर क्रेडिट सिस्टम को कौन देखता है। तो ये है नबार्ड। ठीक है, नबार्ड है जो आपका 1982 में बना था, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। और ये
ग्रामीण वित्त को देखने वाली सबसे सर्वोच्च संस्था है। नेक्स्ट है आपका, विच इज नॉट द सोर्स ऑफ इनकम ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। इनमें से कौन सा टैक्स ऐसा है जो केंद्र सरकार नहीं लगाती है। इनमें से कौन सा ऐसा टैक्स है जो केंद्र सरकार नहीं लगाती है। तो जो एक्साइज ड्यूटी है वो केंद्र सरकार के अंडर ना आकर वो किसके अंडर में होती है, वो आपकी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में होती है, एक्साइज ड्यूटी। नेक्स्ट अगर हम बात करें, द फर्स्ट साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ सोशलिज्म वाज गिवन। समाजवाद का सबसे पहला वैज्ञानिक, ठीक है, एनालिसिस किसने किया था। तो ये जो आपका किया था वो किया था कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स को फाउंडर माना जाता है किसका, मार्क्सवाद के फाउंडर थे आपके कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंडियन प्लानिंग कमीशन, तो बेसिकली क्या हुआ था, आजादी के बाद हमने सोवियत यूनियन की तर्ज पर हमने 5 ईयर प्लानिंग की शुरुआत करी थी, ठीक है, और इसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए हमने एक 5 ईयर प्लानिंग बनाई थी, ठीक है। पंचवर्षीय योजना बनाने के लिए हमने योजना आयोग बनाया था और इसको बनाया गया था 1950 में, ठीक है, 1950 के अंदर इसको बनाया गया था। नेक्स्ट कह रहा है, विच वॉज द फर्स्ट बुक रिटन बाय द M.K. गांधी। महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक का नाम था हिंद स्वराज, ठीक है। हिंद स्वराज नाम की पुस्तक किसने लिखी थी, महात्मा गांधी ने लिखी थी। ये भी इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूम। बाकी सारी जो बुक है वो इन्हीं की बुक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज डेटेंटे। तो बेसिकली क्या था, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आगे युद्ध ना हो, युद्ध को रोकने को लेकर, ठीक है, आपका क्या चला था, जो कोल्ड वॉर था, कोल्ड वॉर के अंदर आपका युद्ध ना हो उसको रोकने को लेकर एक पॉलिसी बनी थी, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, दो जो सुपर पावर थी रशिया और अमेरिका, उनके बीच की आर्म्ड रेस को रोकने के लिए, हलचल को रोकने के लिए ये चला था। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, एन इम्पीचमेंट मोशन अगेंस्ट द प्रेसिडेंट इन ऑर्डर टू पास इन अ हाउस शुड बी सपोर्टेड बाय। यदि राष्ट्रपति को हटाने के लिए, ठीक है, उनके खिलाफ इम्पीचमेंट लाया जाता है तो इसकी जो शुरुआत होगी वो कितने मेंबर के द्वारा सपोर्ट होना चाहिए, ठीक है। तो इसका है भाई 66%, ठीक है, 66% जो मेंबर होंगे हाउस के वो इसको क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे, तभी इम्पीचमेंट की शुरुआत होगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें, कह रहा है द आर्यंस डिवाइडेड द लाइफ मैन इनटू। तो बेसिकली क्या है, जो आर्यंस थे, जो वैदिक एज भारत में आर्यंस की ही देन माना जाता है, ठीक है, आर्यंस की ही देन माना जाता है, ठीक है, आपका वैदिक एज। तो इसमें क्या था कि लाइफ के ना 4 स्टेजेस थी, ठीक है, जिनको किस नाम से जानते हैं, आश्रम्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है बेसिकली आपका, पहला था आपका जब बच्चा छोटा होता है, ठीक है, तो पहले 25 साल तक, ठीक है, वो कहाँ रहता है, आपका गृह आश्रम में रहता है, ठीक है। फिर उसके बाद वो गृहस्थ जीवन जीता है, ठीक है, और फिर लास्ट के बाद बड़ा होके वो वनप्रस्थ जीवन जीता है, तो ये आश्रम के नाम से इनको जाना गया था। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, व्हेन वाज द मंत्रा डू और डाइड गिवन बाय द महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने करो और मरो का नारा कब दिया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 में, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 के में महात्मा गांधी जी ने क्या दिया था, करो या मरो का नारा दिया था। बाकी बात करें, साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था, 7 मेंबर कमीशन था। भारत में कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी को जानने के लिए साइमन कमीशन भारत में आया था। सोल्ट सत्याग्रह, नमक जो आपका विद्रोह था, वो आपका 1930 के अंदर था। और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन की जो कहानी थी वो 1919 की थी। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वर्सिल। जो आपके हड़प्पा सभ्यता थी जिसको इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है,
सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि यहाँ के लोग किसकी पूजा करते थे, तो ये जो पूजा करते थे वो आपकी पशुपति की पूजा करते थे। ठीक है, पशुपति की पूजा करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन कह रहा है कनिष्क कौन से धर्म को अपनाया था। बेसिकली कुषाण वंश के कनिष्क थे जिन्होंने चौथी बौद्ध जो चौथी जो बौद्ध संगोष्ठी हुई थी, काउंसिल हुई थी, ठीक है, कश्मीर के अंदर, तो वहां पर कुषाण वंश के कनिष्क ने अपने धर्म को अपना लिया था। यहाँ पर जो बौद्ध धर्म था वो दो हिस्सों में बट गया था। एक तो वो जो महात्मा बुद्ध को भगवान के रूप में मानते थे उनको महायान कहा गया, और जो उनको एक सामाजिक सुधारक के रूप में एक सिंपल सा मनुष्य मानते थे, ठीक है, उनको हीनयान कहा गया। ठीक है, उनको क्या कहा गया, हीनयान कहा गया। तो बेसिकली यहाँ क्या था आपका, ठीक है, तो जो कनिष्क थे उन्होंने महायान विचारधारा का समर्थन किया था, तो महायान इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटी ऑफ इंडिया विल नेवर गेट द वर्टिकल रेज ऑफ सन। ठीक है, ऐसा कौन सा शहर है जहां पर सूरज की वर्टिकल रेज कभी भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, सूरज की वर्टिकल रेज कभी भी नहीं पड़ेगी, क्वेश्चन आपसे ये है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, मुंबई, कोलकाता, रामेश्वरम। ठीक है, तीनों में सन की जो वर्टिकल एज है, रेज है वो पड़ सकती है, लेकिन चंडीगढ़ जो भारत के नॉर्थ वेस्ट में है आपका, वहां पर वर्टिकल रेज सन की नहीं पड़ती है, तो चंडीगढ़ इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है द एग्जैक्ट स्पॉट एट विच अर्थक्वेक अकर। तो बेसिकली जहां से अर्थक्वेक आता है उस जगह को किस नाम से जानते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं फोकस। ठीक है, उसको फोकस के नाम से जाना जाता है। और जिस पॉइंट पर अर्थक्वेक की जो ये वेव्स हैं ये पृथ्वी तक आ जाती है उसको एपिसेंटर के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी के सबसे नीचे वाले हिस्से को कोर के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो आपका नीफे के नाम से भी जाना जाता है, निकेल और फेरस के नाम से भी जाना जाता है पृथ्वी का कोर। और पोल, पृथ्वी के ऊपर वाले पोल को बोलते हैं नॉर्थ पोल और नीचे वाले को बोलते हैं आपका साउथ पोल। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, द इम्पोर्टेंट कॉपर प्रोडक्शन स्टेट इन इंडिया। भारत के अंदर, ठीक है, कॉपर प्रोड्यूसिंग स्टेट के नाम से किसमें जाना जाता है, जहां पर कॉपर का ज्यादा प्रोडक्शन होता है। ठीक है, उस स्टेट का क्या नाम है, तो भारत के अंदर राजस्थान में क्या है आपका कॉपर की माइंस है, खेतड़ी माइंस के नाम से जो जानी जाती है। तो कॉपर माइंस इसका सही आंसर हो जाएगा, राजस्थान इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच। ठीक है, पहला कह रहा है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो हेडक्वार्टर है वो कोलकाता में है, 1784 में बना था। कह रहा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम का हेडक्वार्टर मुंबई, तो ये भी आपका सही है। कह रहा है इंटरनल कोच फैक्ट्री पेरम्बर, तो ये भी सही है। लास्ट कह रहा है, ठीक है, कि सर्वे ऑफ इंडिया, तो सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर आपका देहरादून के अंदर नहीं है। फॉरेस्ट रिसर्च सर्वे का हेडक्वार्टर कहाँ है आपका, देहरादून के अंदर है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो डेंगू इज स्प्रेड बाय, तो डेंगू नाम की जो डिजीज होती है वो किसके द्वारा फैलाई जाती है, तो डेंगू जो फैलता है वो मॉस्किटो के द्वारा, मच्छर के काटने से डेंगू होता है। नेक्स्ट कह रहा है डीएनए डिफर फ्रॉम आरएनए इन नाइट्रोजीनियस बेस। तो डीएनए और आरएनए के बीच में जो डिफरेंस होता है, ठीक है, वो किस नाइट्रोजीनियस बेस के कारण होता है, तो थाइमीन के कारण। ठीक है, थाइमीन के कारण क्या होता है आपका डीएनए डिफर होता है किससे, आरएनए से। नेक्स्ट है उपनिषद आर बुक कौन, तो बेसिकली क्या है, वैदिक एज के बाद, ठीक है, वैदिक एज के अंतिम समय में कुछ बुक लिखी गई थी जिनको उपनिषद का नाम दिया गया। और बेसिकली इसमें क्या थी आपकी स्टोरी थी जो किसी न किसी एक किससे जुड़ी हुई थी, आपकी फिलोसफी से जुड़ी हुई थी। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा, ठीक है, वो आ जाएगा आपका फिलोसफी।
तो फिलोसफिकल कुछ बुक थी जिनका नाम क्या था, उपनिषद। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, हु वोन द फॉर्मूला वन ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स, तो ये पुराना करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, लुइस हैमिल्टन वैसे इसका आंसर है, तो लुइस हैमिल्टन इसका आंसर हो जाएगा। ये था हमारा प्रैक्टिस सेट। कमेंट बॉक्स में आप मार्क्स बताना आपके इस प्रैक्टिस सेट में कितने मार्क्स बने। फिर मिलेंगे हम एक और प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत। आपका एक क्वेश्चन रह गया है, द पॉइजन ग्लैंड ऑफ स्नेक्स आर होमोलोगस टू, तो जो स्नेक की जो पॉइजनस ग्लैंड होती है वो कह रहा है आपका वो किसकी होमोलोगस होती है, वो किसके लिए, ठीक है। तो जिस तरीके से हमारे अंदर एक सैलिवरी ग्लैंड होती है जो सैलिवरी एमिलेज निकालती है, ठीक है, और जो क्या करता है आपकी कॉम्प्लेक्स शुगर को किस में बदल देता है, आपकी सिंपल शुगर में बदल देता है, ठीक है। तो उस तरीके से ही क्या होता है, स्नेक के अंदर भी आपकी पॉइजनस ग्लैंड होती है। तो फिर मिलेंगे हम नए प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।